नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। किसका है दोस्तों? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। याद रखिएगा कि 9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है, याद रखिएगा कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष किस इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर कि एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य का। याद रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम जो है ये किसकी इकाई है? तो ये तरंग दैर्घ्य का इकाई है। ठीक है, अच्छा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर होता है। याद रखिएगा कि 10⁻−10 मीटर ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगला है दोस्तों 3 नंबर कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। याद रखिएगा कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज का संकेत क्या होता है? Hz होता है। याद रखिएगा हर्ट्ज का संकेत Hz होता है। ठीक है, मनुष्य जो है ये 20 हर्ट्ज से, याद रखिएगा कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो याद रखिएगा वाट। याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वाट जो है ये विद्युत शक्ति का इकाई है। अच्छा विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है? तो P बराबर W/T होता है। याद रखिएगा यानी कि W यानी कि वर्क और T से टाइम यानी कि कार्य बटा समय होता है P बराबर क्या होता है? W/T। ये एक फॉर्मूला के तौर पे काम करेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर सवाल है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आर्द्रता जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग, यहाँ पे हाइड्रोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ग्रो की जगह ड्रो लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर होगा। ठीक है, तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अगला है 6 नंबर कि दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों कि दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब की इकाई है। ठीक है, अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि पूछता है कभी सवाल कि दाब की इकाई क्या है, तो हम लोग कभी कभी पास्कल भी बोलते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। ठीक है, देखिए दाब क्या है दोस्तों? तो दाब एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, सदिश अदिश किसे कहते हैं? जिसके साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश कहेंगे। जिसमें परिमाण हो पर दिशा नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर वर्ग स्क्वायर। अगला है 7 नंबर कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा कि एक कोई ठोस है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। अगला है 9 नंबर कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। याद रखिएगा रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है 10 नंबर कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ध्यान दीजिएगा कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। अगला है 11 नंबर कि क्रोमेटोग्राफी
की तकनीक का प्रयोग होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, याद रखिए कि कोई मिश्रण है, मान चलिए कि कोई मिश्रण है, ठीक है, कोई मिश्रण है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक के द्वारा किसी मिश्रण को पदार्थों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि डायनमो क्या करता है? तो दोस्तों डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा कि डायनमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित करता है डायनमो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है विद्युत मोटर के बारे में। अगला है 14 नंबर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। याद रखिएगा यूरेनियम का संकेत UR होता है, इसका परमाणु संख्या 92 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या कितना होता है, 92, संकेत क्या होता है, UR। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अगला है 15 नंबर कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। कब मिला था, तो 1921 ईस्वी में दिया गया था। याद रखिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। अगला है 16 नंबर कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी खौलता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों, पानी जम जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। अगला 18 नंबर कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा कि जो वर्षा की जो बूंद होता है वो गोलाकार होने का क्या कारण है, ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला है 19 नंबर कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। सबसे पहले जाने कि नोबल गैस कितनी होती है, तो नोबल गैस 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। हीलियम हीलियम यानी नियॉन, AR आर्गन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, KR से क्रिप्टन, रेडॉन RN, ठीक है, जेनॉन XE, ठीक है दोस्तों। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन 6 अक्रिय गैस होते हैं, यानी कि नोबल गैस होते हैं। और याद रखिएगा कि रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये धरती पे पाया जाता है, यानी कि पूरा स्तर पर पाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वायु में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये आर्गन पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है 20 नंबर कि परमाणु व बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम किस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आपसे सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा है दोस्तों बुध। याद रखिएगा कि बुध जो है मात्र 88 दिन में, ठीक है, 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये बुध ही है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति। कौन है दोस्तों, बृहस्पति जो है सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा 2 उपग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी, 2 ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। याद रखिएगा कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा पृथ्वी को क्या कौन सा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है। ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो ये 19 अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा कि
19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला है कि रडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वाटसन। याद रखिएगा कि रॉबर्ट वाटसन जो थे ये रडार के आविष्कारक थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए एक है, अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1/1000, 1/1000 मिमी, 1/1000 मिमी 1 माइक्रोन बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ मिमी बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है कि लोलक की कालावधि निर्भर करती है तो लंबाई के ऊपर, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में आप सुने हैं, टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2π। ठीक है, √L/g होता है। याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, t = 2π √L/g होता है। जी क्या है, स्मॉल जी है, आपको पता होगा स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों कैपिटल जी जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो कैपिटल जी होता है। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और टाइम, ये इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा टाइम पीरियड का, t = 2π √L/g, और स्मॉल जी का मान भी लिख लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको कैपिटल जी का मान भी चाहिए तो लिख लीजिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल है कि बल गुणनफल है, तो याद रखिएगा ये द्रव्यमान और त्वरण का, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और हम बल गुणनफल किसका है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान यानी कि मास m और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि a। ठीक है, अच्छा आपसे पूछेगा कि अगर आपको त्वरण ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है a = v-u/t, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, v-u/t इसका फॉर्मूला होता है त्वरण ज्ञात करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। याद रखिएगा कि वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, अगला 28 नंबर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। याद रखिएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का। यूरेनियम का संकेत Ur होता है और परमाणु संख्या 92 होता है। ठीक है, अगला है 29 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। याद रखिएगा कि जब एक पत्थर को, ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, भार बदल सकता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार यानी कि वेट बदल सकता है परंतु द्रव्यमान यानी कि मास नहीं बदलेगा। अगला है 30 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखिएगा कि सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है ये 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना % है, हाइड्रोजन 71% है। ठीक है, हीलियम 26% और बाकी अन्य गैस है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि सूर्य 2 तत्वों से मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बम ये भी नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य, ये सब क्या है, ये सब नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखने वाले दोस्तों, आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ रखा है, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परमाणु का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।